निधि बेडरूम में बेड के पास सौंधे मुंह पड़ी हुई थी। निधि को बड़ा देख तरुण तुरंत उसे उठाकर कार से अस्पताल की तरफ भागा। निधि को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराकर इलाज शुरू किया गया। लगभग 1 घंटे बाद डॉक्टर माधव बाहर आए। माधव जो पेशे से एक डॉक्टर और वरुण का सच्चा दोस्त था। अरे बेपरवाही की भी हद होती है। तरुण भाभी का 6वां महीना चल रहा है और तो उन्हें ऐसी हालत में अकेला छोड़कर गया। आखिर ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था तो अपनी माँ को यहाँ क्यों नहीं बुला लेता। आंसुओं से भरे चेहरे के साथ तरुण और फूट फूट कर रोने लगा। बस अब ज्यादा इमोशनल की जरूरत नहीं है। अभी भाभी को ज्यादा केयर की जरूरत है। माँ ने भी बहुत बार आने को कहा लेकिन मैं मना ही करता हूँ। लेकिन अब मैं नहीं, अब निधि को अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज ही मैं और निधि गांव वाले चले जाएंगे। वैसे भी माँ बता रही थी वहाँ भी कुछ ही दिनों पहले एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल खुला है। मुझे भी ऐसा ही लगता है तरुण कि तुझे ऐसा ही करना चाहिए। तू भाभी को गांव छोड़। इधर निधि को होश आते ही तरुण ने बताया कि वह गांव चल रहे हैं। गांव का नाम लेते ही निधि चौंक उठी। वो तो कब से कह रही थी कि गांव चलते हैं लेकिन तरुण ही नहीं मान रहा था। वह शाम को ही चल पड़ा अपने पुश्तैनी गांव की ओर। काला डेरा कार में बैठी निधि। काला डेरा गांव का नाम हवेली। अरे बस भी करो निधि, ये क्या देख रही हो? यहाँ पर भूतिया वीरान खंडर है। तरुण अपनी कार से बाहर निकला। अरे यह क्या बदतमीजी, अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता? अगर मैं सही टाइम पर ब्रेक नहीं मारता तो तुम गाड़ी के नीचे आ जाती। मैं पागल नहीं हूँ साहब, लेकिन लोग मुझे पागल समझते हैं। अंधेरा होने को है साहब, वापस लौट जाओ। आज अमावस की काली रात है। आज की रात वो जिंदा हो जाती है साहब। बकवास मत करो और रास्ते से हट जाओ। तुम वाकई पागल आदमी हो यार। अरे साहब, मुझे जिन लोगों ने पागल समझा है वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी बात मानो और लौट जाओ। तुम भी और लोगों की तरह मरोगे। समझाना मेरा काम था, तुम्हें बताना हुआ कि तुम्हारी मर्जी साहब। इतना कहकर वह पागल भिखारी बड़ी फुर्ती से वहां से चला गया और तरुण दोबारा गाड़ी में बैठकर ड्राइव करने लगा। कैसा अजीब आदमी था। मैं तो उसे देखकर बुरी तरह से डर गई थी। हाँ निधि, उस भिखारी ने मेरा अच्छा खासा मूड खराब कर दिया। चलो छोड़ो, अपना मूड ठीक करो। अच्छा तो ये बताओ, मैं ये कहने जा रही थी कि क्या तुम भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन करते हो या नहीं? मैंने तुम्हें कहा तो था शायद हाँ और शायद नहीं, कुछ कह नहीं सकता। सच कहूँ तो मैंने इस बारे में कभी ज्यादा सोचा नहीं। क्या हाँ हूँ हमेशा लो वो आ गया गांव। वो देखो, हमें पता ही नहीं चला कि गांव कब आ गया। शाम के 6 बज रहे थे। वरुण के कार सीधा गांव के बाहर जाकर रोकी। माँ दरवाजे पर ही थे। जाते ही दोनों ने माँ के पैर छुए। माँ ने कहा, क्या तरुण, हम पहले ही कह रहे थे आजा बहू को लेके। इस वक्त औरतों को देख रेख की जरूरत होती है। और एक रहस्यमय मुस्कान निधि के ऊपरे पीठ पर करते हुए उसे अंदर बुलाया। माँ बाबूजी कहाँ है? नजर नहीं आ रहे और आज पड़ोसी में भी काफी शांति है। वो खेत की रखवाली के वास्ते गए हैं। सुबह तक आ जाएंगे। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। कहकर तरुण की माँ रसोई में चली गई। तरुण को पूरा घर भी पहले से अलग दिख रहा था। नया रंग रोगन, नया सोफा और टीवी का होना तरुण को खटका क्योंकि माँ और बाबूजी को यह सब पसंद नहीं था। तरुण ने माँ से पूछा, टीवी देखना कब से चालू कर दिया माँ? अरे जमाने के साथ चलने लगी हूँ। तूने जो पैसे भेजा था उसी में मंगवाया है। यह किसान के छोरे से। अरे वह भी तो शहर में काम कर रहे हैं। तरुण को कुछ अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद तरुण और निधि खाना खाकर सो गए। रात के 12 बज रहे थे। किसी ने तरुण निधि के कमरे का दरवाजा खोला। अचानक निधि को उसके पेट पर खुरदरा स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो लगा कि तरुण का हाथ होगा, लेकिन कुछ
हल्की सी चुभन महसूस हुई तो उसने आंखें खोले। सामने तरुण की माँ थी, लेकिन उनका आधा शरीर जला हुआ था। हाथ पर जलने के बाद जैसे फोड़े निकल गए हों वैसे हाथ हो गए थे। वह चीखी मगर उसकी आवाज नहीं निकली। निधि बेहोश हो गई और इन सब से तरुण अब तक अनजान था। सुबह हो गई। तरुण उठा तो देखा कि निधि अब तक सो रही थी। वह उसे उठाने लगा मगर जैसे ही उनकी माँ ने निधि को हाथ लगाया, निधि के एक चीख के साथ उन्हें दूर कर दिया। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। यह क्या बदतमीजी है? माँ से ऐसी बात करते हैं क्या? यह आपकी माँ नहीं है, कोई चुड़ैल है। रात को निधि की बात काटते हुए तरुण गुस्से में हाथ उठाने ही वाला होता है कि उसका फोन घन घन आया। बात करने के लिए तरुण गुस्से से बाहर निकल गया, लेकिन जब तरुण ने नंबर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ कॉलिंग प्लेस हो रहा था। अरे माँ तो अंदर है तो मोबाइल पर। ये कॉल तरुण ने कॉल उठाया। बेटा अभी तक आए नहीं, कहाँ हो तुम दोनों? कहा था कि कल ही आ जाओगे मगर अभी तक नहीं आए। यह सुनते ही तरुण के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो कमरे की ओर भागा। अंदर का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कुछ देर पहले जो औरत माँ के रूप में थी वह अपने भयानक रूप में आ गई थी। लंबे लंबे नाखून और चमड़ी की जगह फोड़े जिनसे लहू बह रहा था। रुक जाओ तुम, रुक जाओ, रुक जाओ तुम, वरना अच्छा नहीं होगा। हमसे क्या चाहती हो तुम? निधि उसकी गिरफ्त में थी। देखते ही देखते सारा घर खंडहर में तब्दील हो गया। दीवारों पर रोंगने की जगह दीमक ने ले लिया। फर्नीचर, लाइट्स वगैरह सब गायब। उसने अपने नुकीले पंजे निधि के पेट में गाड़ दिया और निधि की गर्दन उखाड़ दी और कुछ ही क्षण में उनका खून बहकर उसका मांस खाने लगी। तरुण के कुछ करने से पहले उसने वही हाल तरुण का किया और दिल दहला देने वाली चीख के साथ सन्नाटा छा गया। अगले दिन उस खंडहर से कुछ दूरी पर दो लाशें मिली, एक औरत की और एक आदमी की। औरत का पेट फटा था और 6 महीने का जुड़ गया था और यह शव थे निधि और तरुण के। शव की शिनाख्त कर शव परिजनों को दे दिया गया। कोई सबूत नहीं छोड़ा। पिछले 6 महीने में 8वां सेम टू सेम केस और थानेदार ने फाइल को उन 7 फाइलों के साथ रख दिया और एक पागल सा भिखारी चिल्ला रहा था, अरे नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी साहब, वो वीरान खंडहर है, किसी को नहीं छोड़ेगी, मरेंगे सब के सब।